हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के सैम्पल पेपर्स को देखेंगे जो ब्लूप्रिंट आपके सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसको देखेंगे और इसके बाद से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स उस चैप्टर्स के वाइज करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो, आप अगर कमेंट्स करते हैं उस चैप्टर्स के लिए, तो उस चैप्टर्स पर भी डिस्कस होगी। आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका फॉर्मेट होगा पेपर का, जो आप देने जा रहे हैं अभी फरवरी में, मार्च में संभवतः इसका है डेट, तो उसमें क्या क्या कैसा होगा, पहला ये फॉर्मेट देख लें। ये क्लास 10th और सेशन 24-25 के लिए सैम्पल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इंस्ट्रक्शंस, ये जो आपका पेपर होगा, जो आप पेपर देने जा रहे हैं, उस पेपर्स में सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं, पैटर्न सेम टू सेम होगा। जिस पैटर्न्स में ये पेपर छपा है सैम्पल पेपर, उसी पैटर्न्स में आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में देखिए कि दिस क्वेश्चंस पेपर कंटेंस 38 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? तो 38 होंगे। दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, A, B, C, D एंड E। 5 सेक्शंस में ये बटा होगा, ठीक है। सेक्शंस वाइज क्या है, इसके इंस्ट्रक्शंस है कि सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 to 18, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 है, और उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 और 20 आर असर्शंस रीजन्स बेस्ड क्वेश्चंस होगा, 1 मार्क्स के लिए। असर्शंस और रीजन्स के बेस पे 2 क्वेश्चंस होंगे, 19 और 20, और सारे 1 मार्क्स के लिए होंगे। यानी कि 1 से लेके 20 तक आपको या तो टिक करना है या फिर एक वर्ड्स में आंसर देना होगा। ज़्यादातर टिक करने के लिए ही होगा, तो आपको टिक करेंगे, 20 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में 21 से 25 होगा, और वो वेरी शॉर्ट आंसर्स होगा, और उसमें 2 मार्क्स कैरी करेगा। यानी कि 21 से 25 5, इस 5 क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। चलते हैं आगे, इंस्ट्रक्शंस नंबर 5 को देखते हैं हम। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में है कि वो सी को सेक्शन होगा, और उसमें 26 से 31, यानी कि इसमें भी 26 से 31 6 क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स होगा, थोड़ा छोटा होगा, और वो 3 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि 18 मार्क्स। उसके बाद सेक्शंस डी में 32 से 35, यानी कि 4 क्वेश्चंस होंगे, और वो लॉन्ग आंसर्स होगा, यानी डिटेल्स होगा, उसमें थ्योरम्स होंगे या एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। तो फिर उसमें क्या होगा कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस 4 होगा, तो 20 मार्क्स उसमें हैं। सेक्शन ई में 36 से 38, यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे, और वो केस स्टडी बेस क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, फिगर्स होगा, और उसके अनुसार आपको मार्क्स देने होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स लेगा, लेकिन उसमें डिवाइड रहेगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, यानी कि ये 4 जो डिवाइड होगा, फर्स्ट जो उसमें क्वेश्चंस होगा 1 मार्क्स का होगा, सेकंड जो होगा 2 मार्क्स का होगा, फिर थर्ड जो होगा 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें इस तरह से मार्क्स होगा, ठीक है। अब आपको और क्या मिलेगा इसमें कि इंटरनल 2 क्वेश्चंस चॉइस होगा, किसमें? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी, 2 क्वेश्चंस सेक्शन डी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। आपको चॉइस होगा सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस, जिसमें से कोई एक दे सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चंस में और का एक ऑप्शन होगा, उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस। बी, सी में भी और डी में भी इसी तरह का होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे जो चॉइस होगा, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे, पहला बनाओ अथवा दूसरा बनाओ, यानी कि और से जुड़े हुए 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक का आंसर देना होगा। उसके बाद है एन इंटरनल चॉइस हैज़
बीन प्रोवाइडेड इन ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। और सेक्शन ई में जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि सेक्शन दूसरा वाला क्वेश्चंस होगा, इसमें भी और से जुड़े 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से एक देना होगा आपको। तो ये केयरफुली आप समझ लें, जान लें। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको यहीं पे कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस जो आंसर्स करते हैं वो राइट करते हैं, और राइट करने पे आपको राइट आंसर्स भी नंबर्स भी मिलते हैं और आपके ग्रेड भी बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे और से जुड़े होते हैं 2 क्वेश्चंस और उसमें से दोनों का आंसर दे गए, काउंटिंग आपने 38 कर ली, पता चला कि वो दोनों के लिए कोई एक ही कैलकुलेट होगा, अब पहला थोड़ा गलत हो गया होगा, दूसरा आपका सही भी होगा, तो ही मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि पहली बार जो अटैम्प्ट करेंगे उसी क्वेश्चंस को वैलिड माना जाएगा। अथवा पहली बार आपने जो और से जुड़े हुए क्वेश्चंस है उसको पहली बार, पहला दूसरा वाला क्वेश्चन चाहे पहला वाला, पहली बार जो अटैम्प्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस नहीं बना तो फिर आप उस पर क्रॉस, बहुत सारा काट कुट नहीं करेंगे, एक सीधा सा ऐसा क्रॉस लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, केवल क्रॉस लगा देंगे, कुछ ज़्यादा काट कुट नहीं करेंगे, उस क्वेश्चंस को क्रॉस लगा देंगे और उसका दूसरा वाला क्वेश्चंस बना देंगे, तब वो वैलिड होगा। अन्यथा आपने पहला बनाकर और गलत ही छोड़ दिया और वाला दूसरा बना दिया तो ये पहला वाला गलत है और दूसरा वाला आपका काउंट ही नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रहे, इंस्ट्रक्शंस इसीलिए दिए जाते हैं। आप अथवा वाले क्वेश्चंस यानी कि और वाले क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, अगर वो गलत हो दूसरा वाला आप कर सकते हैं, तो पहले वाले को क्रॉस लगा दें। चलिए, इंस्ट्रक्शंस हो गया। अब इसमें दिया है कि ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ रिक्वायर्ड हो क्लीन और नीट यानी कि साफ़ सुथरा फिगर बनाइएगा। थोड़ा अगर रफ फिगर होगा तो स्केलिंग्स नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, उस पर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लाइन खींचते वक्त 2-3 बार कर देते हो, नहीं, एक ही बार खींचो, नीट एंड क्लीन खींचो। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 वैन एवर रिक्वायर्ड इज नॉट स्टेटेड। मान लो कि अगर दिया नहीं है कि पाई का वैल्यू आप क्या लें, तो हर जगह पाई में के वैल्यू के लिए आपको 22/7 लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर देखिएगा, आपके सिंपल पेपर में ज़रूर ये है कि 22/7 लें। कई बार ऐसा होता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ़ नॉट स्टेटेड, नहीं दिया गया है तो आप 3.5। तो ये ज़रूर सेक्शन पढ़िएगा, क्योंकि 1, 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक ऐसे आएंगे जहां आप पाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने यहाँ पे 22/7 दिया है, अगर आपने 3.14 इस्तेमाल कर लिया, जो कि हम लोग की आदत में होती है, हम लोग जब बनाते हैं ना तो ज़्यादातर हम लोग 3.14 से ही 10th क्लास में, एक्चुअली 8 तक हम लोग 22/7, 9 तक भी कर लेते हैं, लेकिन 10th में जनरली हम लोग 3.14 से ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे बुक्स, टेक्स्ट बुक्स है, उसमें 90% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है कि 3.14 से ही वो उनके आंसर्स मैच होते हैं। तो हम लोग की आदत में रहती है, तो इसलिए ये आप ज़रूर 10th वाला 10 नंबर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ ले कि यहाँ पाई की वैल्यू क्या देने को बोल रहा है। ठीक है, 11 है यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर्स चाहे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ तो ऐसे भी नहीं है, आपको आपके उसमें भी एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है, तो ये तो आपको पहले से पता है। कैलकुलेटर वगैरह तो ले नहीं जाना है, तो अपनी जो मेंटल कैलकुलेशंस पॉइंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, उसको पूरी प्रैक्टिस करके जाइएगा। और आप लोगों से निवेदन है, जो भी 10वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं CBSE वाले, कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स करें। उस चैप्टर्स को आपको मैसेज के द्वारा भी बता दिया जाएगा कि जिस दिन कमेंट्स करेंगे उसी दिन वो चैप्टर्स लेकर हम आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो कोर्सेस है ख़त्म हो चुके हैं, अभी केवल एडमिशन चल रहा है। तो फिर से अगले सेशंस के लिए एडमिशन चल रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है। तो अब भी जितने भी क्लासेस के कोर्सेस चल रहे हैं वो केवल आस्क बेस्ड पे चल रहा है। आस्क बेस्ड मतलब कि बच्चे जो भी उनको प्रॉब्लम से वो कमेंट्स करते हैं, वो चैप्टर्स को रिपीट करवाया जाएगा। और ये 1 महीने में आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, और इस 1 महीने में ज़रूर आपके मैथ को हम कंप्लीट करवा देंगे।
प्रैक्टिस के रूप में। तो आप ज़रूर हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भेजें आपको किस चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स है ज़्यादा, जिस पे मैसेजिंग होंगे जिस चैप्टर्स की वो, और जो भी कम भी होंगे तो सीरियल वाइज उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी से आप लोग बेस्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए एनसीईआरटी को ज़्यादा रिपीट कर करके आप प्रैक्टिस करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, सेक्शन नंबर ए। इसमें सभी के लिए 20 क्वेश्चंस के लिए एक एक मार्क्स है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हमको टिक करना है। ठीक है, यहाँ दिया है कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू पॉइंट -60, 0, -30, 4, -20 एंड 60, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ बनाते हैं तो हम जीरोज वो काउंट करते हैं जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर कट करे। ठीक है, और टच करेगा या कट करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका वाई एक्सिस 0 होगा। तो जहाँ जहाँ वाई एक्सिस है वो देख लो, वाई एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 0 है, बाकी दोनों में वाई एक्सिस 0 नहीं है। इसलिए ये कट जो हुआ है या टच हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, 60 पे और -60 पे। तो इसमें x वाला जो वैल्यू हो वो जीरोज होता है। तो x वाला वैल्यूज क्या है, 6 और -6। तो यहाँ पे जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स होगा वो d होगा, -6 एंड 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन 3x - ky दैट इज इक्वल टू 7 एंड 6x + 10y दैट इज इक्वल टू 3 इज इनकॉन्सिस्टेंस। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस या फिर पैरेलल लाइन। और ये कब होता है, जब a और b यानी कि a/a1/a2 b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो। तो ये देख लो ऐसे ही है, 7/3 बराबर नहीं है किसके, 3/6, यानी कि 3/6 कितना आया है, 1/2। तो y वाले में भी क्या आना चाहिए, 1/2। तो यहाँ क्या है, 10 है, और यहाँ क्या है, -k है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे जो साइन है वो भी ध्यान रहे, k/10 ये आना चाहिए 1/2, लेकिन यहाँ -k है। ठीक है, तो यहाँ पे -k है, तो k की वैल्यू अगर -5 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो 5 नहीं लेना है। ठीक है, क्या लेंगे, -5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं। और सबसे बड़ी देखिए चीज़ है जो हमें पहले ही बताना चाहिए था कि आप वाले क्वेश्चन से 1-2 छूट जाए। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप भले क्वेश्चन से 1-2 छूट जाएगा चलेगा, क्योंकि 1-2 छूटेगा 5-10 मार्क्स कटेंगे, फिर भी आप अबव 90 होंगे। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को और क्वेश्चंस को वेरी केयरफुली आप रीड करेंगे। यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो है उसको भी पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ के स्टार्ट कीजिएगा लिखना, और क्वेश्चंस को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास रहता है कि इसमें से कौन ट्रू है या कौन फॉल्स है, ऐसा लिखा रहता है। हमने ट्रू पढ़ा, नॉट छोड़ दिया, तो हम क्या हो जाते हैं उसमें, ये ट्रू पढ़ लिया नॉट छोड़ दिया, हमारा गलत हो गया, हम ट्रू ढूंढने लगे इसमें, जबकि एक्चुअली ये क्या है, फॉल्स ढूंढ रहा है। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो इसके क्वेश्चन जो है केयरफुली पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या है ये, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। जो सेकेंड्स है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट से खींचा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाए, ये भी सही है। और हम लोग जनरली याद रखते हैं, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ केयरफुली पढ़ना होता है, कि हम लोग याद करते हैं कि किसी बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो ये बाहरी पॉइंट से नहीं पूछ रहा है, सर्कल के एक पॉइंट्स पर कितने खींचे जा सकते हैं। तो ये थॉट्स है
कि सर्किल के किसी भी पॉइंट्स पर ओनली और वन एंड ओनली वन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, दूसरा नहीं होगा। दूसरा होगा तो या तो बाहर चला जाएगा या फिर वो अंदर चला जाएगा। ए कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये भी सही है। अब ये कहता है फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्या है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनसाइड से पॉइंट से टेंजेंट खींचे ही नहीं जा सकते, बाहरी पॉइंट से ही टेंजेंट सर्किल पर खींचे जा सकते हैं। तो ये जो ढूंढ रहा है आपको मार्क्स कहाँ पे लगाना है, इस पे लगाना है, क्योंकि ये फॉल्स है, यानी कि ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ n टर्म्स ऑफ AP इज 7n-4 द कॉमन डिफरेंस इज, कुछ नहीं करना है, एक बार 1 रख दो, 1 रख देंगे तो 3 आएगा, एक बार 2 रख देंगे तो 11 आएगा, ठीक है। 7 दूना 14 और -10 आएगा। और दूसरे वाले में से कहाँ रख दें, तो n की जगह 1 2 3 4, अगर n टर्म्स है तो 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म्स हो जाएगा, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे टर्म्स। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, AP है वो, तो हमें 2 ही टर्म्स चाहिए। हमने कंजुगेटिव 2 टर्म्स लिया और इनको माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 7, इसका 10 - 3 7 हो जाएगा आंसर्स, जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक स्फीयर है उसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, इन लेंथ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर देन द हाइट ऑफ कोन इज। अब ये आप देख लें कि जो क्विकली बनाना है, ऐसे तो आप बनाकर देख लेंगे क्या होगा। क्विकली बनाना होगा तो एक ही रेडियस के एक स्फीयर का, एक ही रेडियस का एक स्फीयर्स का चौथा पार्ट्स कोन होता है। अगर रेडियस का भी कोन का भी रेडियस और स्फीयर का भी रेडियस सेम है तो उनके वॉल्यूम्स, कोन का जो वॉल्यूम होगा वो उस स्फीयर के वॉल्यूम्स का 1/4 पार्ट होगा। तो अगर दोनों बराबर हो गए तो वो मेकअप कौन करेगा, हाइट करेगा। तो 5 सेंटीमीटर हाइट है तो इसके 4 टाइम्स रेडियस है तो इसका 4 टाइम्स क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। तो वो कितना होगा 5 4 जा 20, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जल्दी करें, हम 20 क्वेश्चन जो है उसको जल्दी करना है, विदिन 1 मिनट्स करना है, तभी 20 मिनट्स में वो 20 क्वेश्चन हो पाएंगे, तब अगले क्वेश्चंस के लिए आप टाइम दे पाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत सारे थॉट्स भी याद रखने होंगे और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो डोंट वरी, अगर प्रैक्टिस आपने सही तरह नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपने मैसेज यानी कि कमेंट्स करके बताइए कि आपकी प्रैक्टिस किस चैप्टर्स में कमज़ोर है। उस चैप्टर्स को लेकर हम लोग रिवाइज करेंगे और उससे क्विकली या फिर डीपली यानी कि टिक करना हो वो क्वेश्चंस मल्टीपल्स वाले, या फिर लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से हम परफेक्टनेसली बना सकते हैं तो उसको हम रिवाइज करवा देंगे। वहाँ थॉट्स भी आपका नहीं जाएगा। अगर ये कैलकुलेट करके करते तो कम से कम 1-2 मिनट चला जाता, लेकिन आपको थॉट्स पता है कि रेडियस चाहे वो कोन हो और स्फीयर्स हो दोनों के सेम हो जाएंगे, तो कोन का वॉल्यूम किसके स्फीयर के वॉल्यूम्स का 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा तो रेडियस स्फीयर में केवल रेडियस आते हैं, लेकिन जो कोन होता है उसमें रेडियस, और इसमें रेडियस स्क्वायर इंटू रेडियस होता है और इसमें रेडियस स्क्वायर इंटू एच होता है। और ये दोनों बराबर कब होंगे, ये तो बराबर है ही, और ये दोनों बराबर हो जाए तो ये बराबर कब होगा, यहाँ पे 1/4 होता है तो 4 इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 4 टाइम्स आर दिया है 5 तो 4 टाइम्स उसका 20। ये थॉट्स था, आप थॉट्स कंप्लीट कर ले, क्विकली कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है
कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू, बड़ा आसान है ये करना। आप क्या करेंगे, सारे टर्म्स में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ cos थीटा डिवाइड करेंगे ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे ये tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 4 × 5/2 यानी कि 10 अब प्लस 1, 4 × 5/2 यानी कि 10 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 11/9। कहाँ पे है, ए पे है, आप लगा देंगे। बहुत आसान है, ट्रिक्स नहीं कहेंगे इसको, प्रैक्टिस कहेंगे। प्रैक्टिस करने की वजह से शॉर्ट कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसी को लोग थॉट्स कहते हैं, हमारे जैसे लोग। और बाकी जो लोग हैं चिल्लाते रहते हैं, आप लोग को बरगलाते रहते हैं, वो कहते हैं ट्रिक्स ये जान लो आप कभी कुछ नहीं भूलोगे, ये जान लो आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करो, आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी ट्रिक याद करना है करते रहो, कभी भी जो अचीवमेंट आपकी चाहिए वो नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर a tangent has been drawn at a point P in the circle centered at O। ये देखिए टेंजेंट्स दिया हुआ है, और यहाँ भी थॉट जिसके पास है, क्योंकि ये तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ गया। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में चाहे वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो, एंगुलर कैलकुलेशंस हो, या फिर प्रूफ करना हो, ये टाइम लेता है। लेकिन अगर आप थॉट्स को क्लेरिफाई करके रखेंगे तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। पहला थॉट्स है कि ये पूछ कौन सा रहा है, ये आप देखें POQ यहाँ पे। तो पहला थॉट्स आप याद रखें कि एक कॉर्ड से सेंटर पर बनाया गया एंगल्स उसी कॉर्ड से उसके दूसरे सेगमेंट में बनाए गए एंगल का डबल होता है। तो इसका डबल इधर कहीं बनाएंगे तो वो होगा पहला थॉट्स। दूसरा इसमें ऐड करना है कि जब टेंजेंट जाता है तो ये अल्टरनेट सेगमेंट्स का एंगल कहलाता है, और इस एंगल के बराबर इस सेगमेंट से बने हुए एंगल बराबर होते हैं। मतलब इस कॉर्ड से बना हुआ है उसके दूसरे सेगमेंट्स में एंगल इस उस कॉर्ड द्वारा इस टेंजेंट्स पे बनाए गए एंगल्स के बराबर होता है। ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स कहलाता है, और ये थ्योरी प्रूफ करवाया गया है। हमारे साथ जो जुड़ा होगा, तो मैंने जितने भी थ्योरीज है ना उसको इतने अच्छे तरीके से हमने करवाया है कि शायद आपको वो थॉट्स याद ही हो जाता, बिल्कुल ट्रिक्स नहीं, थॉट्स याद हो जाता, जिससे कोई कैलकुलेशन किसी तरह के प्रूफ आपका छूटता नहीं। ज्योमेट्री में 34 to 38 मार्क्स होते हैं, मतलब 50% के आसपास 45 to 50% मार्क्स होते हैं एक नंबर से लेकर और प्रूफ तक। ये आपके मार्क्स सील्ड हो जाते हैं अगर हमारे साथ जुड़े होते हैं। कोई बात नहीं, अभी जुड़े हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। अगर आपको उसको कोई परेशानी है तो उसमें हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर से हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में ही आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो इस एंगल के बराबर ये होगा। अब पहला वाला थॉट्स हम लोग पढ़ेंगे कि इसके डबल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये दिया हुआ है 110, और यहाँ पे ये राइट एंगल है TP, तो यहाँ लीनियर पेयर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17, और 17 का डबल कितना हो जाएगा 140। तो ये देखिए C नंबर क्वेश्चन पे है C नंबर ऑप्शन पे 140, यानी कि ये इसके बराबर होगा, लेकिन इसका डबल सेंटर पर होगा क्योंकि ये एक ही कॉर्ड द्वारा बनाया गया है। ये अल्टरनेट सेगमेंट से, और ये सेम कॉर्ड्स एंगल्स एट सेंटर एंड अदर सेगमेंट्स, और यहाँ पे लीनियर पेयर से हमने ये 70 निकाला, ठीक है। तो ये तीनों थॉट्स हमारे दिमाग में हो तो 1 मिनट के अंदर इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आप अगर घड़ी देखते हैं कि यहाँ हमने कितने देर में किया, तो भाई यहाँ हमको पहले बताना पड़ेगा कि क्या क्या थॉट्स होता है, क्या क्या। अगर हमको टिक करना होता तो ये 10 सेकंड के अंदर कर लेते, क्योंकि तीनों थॉट्स हमारे माइंड्स में हैं, उसको हम यहाँ अप्लाई करते और विदिन 10 सेकंड्स में इसको टिक कर लेते। चलिए नेक्स्ट। मैं कर लेता ये नहीं, आप ऐसा सोचने लगेंगे कि मैं कर लेता क्योंकि मैं टीचर हूँ। नहीं, प्रैक्टिस है, और ये आप कर सकते हैं, हमसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जो थिंकिंग और रिमेंबरिंग पावर है वो कमज़ोर हो चुकी है। हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं, लेकिन जब हमें भी बैठना होगा ना क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में आपके साथ, तो हमसे बेटर परफॉर्मेंस आप कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका रिमेंबरिंग पावर एकदम
स्ट्रॉन्ग है और क्लीन है। हमारे पास तरह तरह के काम है, पैसा नौकरी है वगैरह सब है, तो हमारा अभी रिमेम्बरिंग पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये ना सोचो कि मैं कर पा रहा हूँ, आप हमसे बेटर तरीके से कर पाइएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। अब बिल्कुल अगर हम दोनों साथ में बैठे एग्ज़ाम देने ना, लोग कहते हैं अरे वो टीचर है, नहीं, हम दोनों साथ में बैठे ना तो हमसे बेटर आप परफॉर्मेंस कीजिएगा कभी भी। ये है कि टाइम रहेगा तो हम उस थॉट्स को जानते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, आप उस थॉट्स को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो नहीं कर पाएंगे, ये डिफरेंस आएगा। लेकिन रिमेम्बरिंग पावर्स अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा किया है तो रिमेम्बरिंग पावर्स हमसे आपका बेटर रहेगा, हमसे जल्दी और हमसे ज़्यादा मार्किंग आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जो कमियां होगी वो हम पूरा करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग जीरो माइनस √5/2 और 5/2 ईच। कहता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा, तो हमें ये करना होगा कि इस बार इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसमें ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स ये है कि हम जब हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा तो जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस है कैंसिल, और सम ऑफ रूट कहाँ लगता है, मिडिल टर्म्स पे। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसका मिडिल टर्म्स नहीं होगा। बाकी कैलकुलेट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अब हमारे पास 2 मिल गया, बाकी ये दोनों ऑटोमेटिकली वास्ट आउट हो गए, इनमें से तो कोई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 0 जा रहा है तो मिडिल टर्म्स नहीं होगा, और इसमें मिडिल टर्म्स नहीं है। अब दूसरा कैसे ढूंढ, इनमें कैसे करें, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है c की वैल्यूज़, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, c जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो क्या होगा 5/2। ठीक है, 5/2। अब 5/2 किस में आएंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 15, ये क्या आएगा 2/5। और ये ध्यान रहे c में a को डिवाइड करना है, a में c को मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें a और c की डिवाइड कर देते तो ये भी 5/2 आ जाता, लेकिन इसमें 2/5 आ जाता, c ऊपर रहेगा। तो 25 20 और 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5/2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है। तो थॉट्स हमारे पास क्लियर हो तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रख के और कैलकुलेट करने लगते हैं, टाइम वेस्ट कर देगा हमारा। आप सबसे पहले उसको जोड़ दो, 0 आ गया तो अक्सर देखिए यहाँ 2 मिल गए, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ नहीं, लेकिन ये 90% से एबोव चांसेस ये आपके पास रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें एक ही ऐसा टर्म्स होगा जो जिसमें मिडिल टर्म्स नहीं होगा, और आप उस दिन 10 सेकेंड्स में आप उसको मार्क कर पाएंगे। दोनों को ऐड किया 0, जिसमें मिडिल टर्म्स नहीं है उस पर लगा दो। अब 2 आ जाए तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके सी वाला को कैलकुलेट कर लो, सी कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा आंसर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। कंसीडर करने को कंसीडर हम लोग कर लिए। अब क्या कहता है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास कौन सा होता है, इसको जोड़ते जाओ। ये क्या है 9 5 14, और 14 देखो यहाँ 20 तक है, और 10 से यहाँ पे इंटर हो गया। 14 कितने हैं, ये 45 है, 2 से डिवाइड कर दो 22.5, ये कहाँ इंटर हो रहा है, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29 आ गया इसमें, ये उसमें इंटर हो गया। तो ये हो गया मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास का कह रहा है कि अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट बाद वाला यानी कि 30, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशंस आपको नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको केवल और केवल थॉट्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखना है, और वहाँ पे आप उस थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स के द्वारा उसको आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस सील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए वो इज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 chords AB एंड CD ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे है। अब क्वेश्चन देखिए कि BOC 80, BOC ये कितना है 80 है, एंड OA इज इक्वल टू OD।
ओ ए इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, 180 है तो ये भी 80 हो गया। ठीक है, कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब आ जाइए कि ओ ए डी और ओ बी सी आर, कहता है कि ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी सी आर, तो ओ ए डी और ओ बी सी की क्या स्थिति है? अब ये देखो, ये दोनों बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। आप पूछे कैसे? तो भाई ये ऐसे कि पहली चीज़, यहाँ 3-4 थॉट्स है, अगर आप कंप्लीट किए हो तो किसी पे नज़र जाएगी आ जाएगा, और जहाँ पे मल्टीपल थॉट्स होता है ना, उसको पकड़ना और आसान हो जाता है। अगर हम इस आर्क की बात करें तो ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, और इस आर्क की बात करें तो ये एंगल इक्वल होगा। इसको कौन सा थ्योरी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। इस सेगमेंट का ये एंगल है और उधर वाला इस सेगमेंट का एंगल है, तो ये दोनों इक्वल, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ये साइड्स इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? वो दोनों आइसोसेलेस एंड सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये वाला भी प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो एंगल साइड, एंगल साइड साथ से क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर भी हो जाएंगे, और दोनों के दो साइड से और दो एंगल्स इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x माइनस 1r। अब ये इसमें ढूंढना है, तो ऐसा कहें कि इसमें ट्रिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें भी ट्रिक्स है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 1 और माइनस 1, ये क्या हो गया? 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये ज़ीरो भी नहीं है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे बट अलग अलग होंगे, और वो कहलाएगा रेशनल्स एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन सी। केवल आप, ये कौन सा फॉर्मूला था? डी था। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? रूट्स को डिफाइन करता है कि वो रूट्स कैसा होगा। अगर निकालते कैसे है तो b² माइनस सी एस माइनस 4ac, तो b कौन सा होता है? मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट, 4 तो कांस्टेंट है, a फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म्स, और इनको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया यानी कि ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 तो रूट रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 देन रूट्स इमेजिनरी। तो यहाँ 5 आया है, मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब रेशनल्स भी हो सकता है, क्योंकि रियल और इक्वल दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए रेशनल्स और डिस्टिंक्ट दे दिया। ठीक है, हालांकि रियल और डिस्टिंक्ट देता है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में कैलकुलेशंस जो होती है रियल नंबर्स की होती है, जहाँ पे वो सारे नंबर्स डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इमेजिनरी में नंबर डिफाइंड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चाहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर 396 सेंटीमीटर क्यूब्स, द टोटल सरफेस ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर। अब देखो इसमें क्या करना है कि हेमीस्फीयर्स का वॉल्यूम क्या होता है, तो 2/3, और वॉल्यूम्स पूरा दे दिया है, और ये होता है, आपको ध्यान है ना वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा था? आपको कहा था कि 22/7 ही पाई की वैल्यू लेना है और r³ ले लेना है। ठीक है, r³ ले लेना है, और ये दिया हुआ है कितना? 396/7। ये देखिए 7 कैंसिल्स हो गया, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1 और 9 8। ठीक है, और 22 से ये डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? तो ये 9 टाइम्स में हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 3। तो r कितना? r³ है
आर क्यूब जो आया वो 3 आया। अब हमें लेना है कि आर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए काट दिया था हमने, ये गलत हो गया, ये कटेगा नहीं, 9 था और 27 यहाँ पे आएगा, तो r इजक्वल टू 3 आ गया है। पाई आर स्क्वायर किसका, ये जो गोला पार्ट्स होता है, और ये वाला पार्ट्स का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 22/7 इंटू आर का 9, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाइड करो तो 18 18 54 और 4 इसमें है और इसमें है, तो फिर हमको करना पड़ेगा 18 दूना 36 और 5 41 27 या कर लें 66 और 9, तो 9 छक 54 और 9 छक 54 और 5 59, ठीक है, 59 4/7। अभी हमने कहा कि इतना कैलकुलेशन क्यों किया, तो इसके लिए ट्रिक्स आपको बनाना होता, तो ये प्रैक्टिस करके रखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और टोटल सरफेस होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इनमें कंपैरिजन करना चाहते हैं आप, तो ये आपको दिया हुआ है, इसमें से निकाल के आ सकते थे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर निकाल देते तो वो कितना बचता, तो 2 और पाई निकल गया है आर, तो 2r से इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड करके और डिवाइड करके हम देख लेते, 2 से ये डिवाइड कर देते और इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर देते। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो फिर वही हो जाता कि जो ट्रिक चलाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यही ट्रिक है, समझ लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ट्रिक्स आया कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कैलकुलेट करके दिखाना था, क्योंकि यहाँ थॉट्स बता के हम नहीं कर सकते, वहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन से ये ट्रिक्स मिलता है कि क्या करेंगे। जब वॉल्यूम हेमी स्फीयर्स का, ये हेमी स्फीयर्स के लिए ही है, वॉल्यूम हेमी स्फीयर का दिया रहेगा, तो उस वॉल्यूम्स में आपको 2 से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाइड करना है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि इन ए बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स 4 आर ब्लू 11 आर ग्रीन एंड रेस्ट आर वाइट। तो ये देख लें 4 और 15 और 15 9 24 24, यानी कि 4 ब्लूज 11 ग्रीन एंड 9 वाइट। अब क्या करना है, 1 बॉल इज रैंडमली ड्रॉन इन। क्या किया जाता है कि एक बॉल को उसमें से निकाला जाता है बैग में से, तो द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ बॉल इज वाइट इन कलर क्या होगा, तो 9/24, यानी कि जो इवेंट्स आने वाले हैं उसमें टोटल इवेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8, और वो बी में है तो बी पे ऑप्शंस आप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और ये क्वेश्चंस नंबर है 15, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट्स, आप ये देखो एक्स एक्सिस के नियरेस्ट पॉइंट्स कौन सा होगा, इसके नियरेस्ट, ठीक है। तो अब ये देख लें, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये 4 और पॉइंट्स है, तो इसमें है ये -4 और 5 माइनस भी है, तो दोनों यहाँ पे हैं। अब इसके नियरेस्ट यहाँ ढूंढो, -40 इस पे आ जाएगा, ठीक है, -50 इस पे आ जाएगा। अब किसके नियरेस्ट कर रहा है, इस पॉइंट्स के नियरेस्ट, तो ये 4 डिस्टेंस है और ये 5 डिस्टेंस है, यानी कि उल्टा डिस्टेंस होता है। इधर 4 पर है, लेकिन यहाँ से दूरी जो इसकी 5 है y की, और इधर आएंगे तो ये 5 पर है, लेकिन x एक्सिस से ये 4 यूनिट्स डिस्टिंक्ट है। और ये रूट 6 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये -6 पे चला जाएगा, नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग पे आएगा ये, तो वो यहाँ से भी वो इधर आएगा, ये बहुत दूर हो जाएगा। तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा,
-50, क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस 4 यूनिट्स डिस्टेंस पे है, जो कि इनमें दिए गए में सबसे इक्वल डिस्टेंस पे है। क्योंकि ये पहला वाला ऑप्शन भी लेंगे तो ये यहाँ पे चला आएगा और इसकी जो कॉनिक डिस्टेंस होगी यानी स्ट्रेट डिस्टेंस वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 और 16 41, ये 0 वाला ही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें 5 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा। अब मिडिल मोस्ट के लिए क्या मीडियन होता है, मिडिल मोस्ट कौन सा होता है, मीडियन होता है, तो ये हो जाएगा मीडियन। मैक्सिमम मोड होता है और मीन एवरेज होता है, लेकिन मिडिल मोस्ट किसी ऑब्जर्वेशन का वो मीडियन होता है। चलिए नेक्स्ट, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 3 5 6 इन 1 2। तो पॉइंट्स क्या होगा, देखो पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला याद हो डिस्टेंस की, वो डिस्टेंस की नहीं सेक्शन फार्मूला की, तो वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं 1 2 है तो एक्स एक्सिस के लिए वो पॉइंट्स होगा, ये 1 है तो 1 × 5 और 1 × 5 और प्लस 2 × 2 4 और डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो ये हो जाएगा 9/3 यानी कि 3। तो सबसे पहले देखें कि 3 एक्स पर कहाँ है, तो वो यहाँ पे है, तो या बाकी को हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ऐसा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी वर्क करते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम बी को ढूंढने लगे, ढूंढेंगे तो यहीं आएगा, वैसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी कि मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आपके मन में रह जाएगा कि ये टिक लगा कर ऐसे निकल लिए। देखिए जब उसी को करेंगे तो 1 × 6 और प्लस करना है 2 × -3/3 0/3 = 0। आ गया ये पॉइंट, तो उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि मिडिल टर्म्स नहीं होगा, क्वाड्रेटिक वाला जो रिफॉर्मेशन था, तो मिडिल टर्म्स नहीं होगा क्योंकि दोनों के रूट्स बराबर और अपोजिट साइन में दिए हुए थे, तो उनका मिडिल टर्म्स के लिए सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे 0 हो जाएगा, यानी मिडिल टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें मैंने कहा था अभी जस्ट पीछे ही कि वैसा आपके पास एक ही ऑप्शंस होगा, 90% से अबव ये चांसेस होते हैं। 2 ऑप्शंस इसमें दिया गया था, तो दूसरा ऑप्शन भी आएगा तो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन जनरली आपको एक ही ऑप्शंस मिलेगा और आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ही मिला, यहाँ पे हमने फर्स्ट ही काउंट किया, एक्स में अगर 2 होते तो फिर दूसरे वाले को काउंट करते, नहीं है इसलिए हमने दूसरे को काउंट ही नहीं किया, अपना टाइम बचाया और इस पर टिक लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 18। ए कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक्स ऑफ प्लेइंग कार्ड। 52 का प्लेइंग कार्ड होता है, और ये आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो उसमें देखा भी होगा कौन कौन से कार्ड कितने कितने होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, क्वीन होता है और क्या कहते हैं जोकर होता है और किंग होता है, ठीक है, 3 फेस कार्ड होते हैं, और कलर रेड 2 कलर होता है, तो 3 दूना 6 फेस कार्ड हो जाएगा रेड कलर में, और 6 फेस कार्ड होता है। हालांकि सारे बराबर बराबर में चलते हैं, एक रेड कार्ड होता है, एक ब्लैक कार्ड होता है, हर का सभी का 2 रेड और 2 ब्लैक होता है, क्योंकि 4 सभी होते हैं। 13 नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद जोकर क्वीन किंग 13 होते हैं, 13 4 होते हैं, उसमें से 2 रेड होता है, 2 ब्लैक होता है। तो 2 रेड होते हैं और उसमें से फेस कार्ड कह रहा है तो 6 रेड हो गए, और टोटल कार्ड होता है 52, तो 6/52 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/26, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 18 आपके रहे जो कैलकुलेशन से आप निकालेंगे। अब 19 और 20 नंबर क्वेश्चन जो होगा, जो आप असर्शंस रीजन बेस से निकालेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये है कि कहता है कि ए पर लगाना है, असर्शंस भी सही हो, रीज़न भी सही हो, रीज़न ट्रू हो और करेक्ट हो, तब ए पे लगाना है। एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शंस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशंस हो और ट्रू हो तो ए पे लगाना है। अगर
बोथ assertions A and reason are true, ठीक है, एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, अगर दोनों सही भी हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहा हो तो बी लगाना है। ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, असर्शन सही हो लेकिन रीज़न उसका फॉल्स हो तो उस पर सी लगाना है, और असर्शंस ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू देन डी लगाना है। आइए इसको देखते हैं। असर्शंस में क्या कहता है, एसीएफ ऑफ द एनी टू, एसीएफ ऑफ एनी टू कंजुकेटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज टू, कहता है कि दो कंजुकेटिव्स नेचुरल इवन नंबर का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, 2 होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ए ट्रू हो गया। अब हमें ढूंढना है कि आर ट्रू है कि नहीं। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, आर भी सही है, ठीक है। अब दोनों ट्रू है। अब ये कह रहा है कि ये जो ए है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है कि नहीं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है, क्योंकि सारे जो इवन नंबर है वो मैक्सिमम जो 2 है एटलीस्ट 2 से डिवाइड हो ही जाते हैं। तो कंजुकेटिव जो होते हैं वो अदर दूसरे जो टर्म्स हैं उनसे नहीं होते हैं, क्योंकि 2 कंजुकेटिव इवन नंबर के बीच में 2 ही डिफरेंस होता है। तो रीजन भी करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपको कौन सा लगाना है, वो ऑप्शन ए लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शंस ए आपको चूज करना है, और इसके लिए कहाँ पे ऑप्शंस आपको डालना है। इन द क्वेश्चंस नंबर 1 स्टेटमेंट असर्शंस ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट्स आर रीजन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शंस इसमें ए हो गया, लेकिन इसके लिए आंसर्स कहाँ दिया हुआ है, ये समस्या है। देखें ऑप्शंस, ऑप्शंस इसमें नहीं दिया हुआ है। आपके पास संभवतः ऑप्शंस होंगे, तो इसका जो ऑप्शंस हो गया 9 के लिए वो आप ए ऑप्शंस डाल देंगे। वहाँ चूज इन ऑप्शंस नहीं होगा, अलग अलग ये दिया होगा तब तो टिक लगाएंगे, नहीं होगा तो आप ए क्वेश्चन नंबर पे देकर और ऑप्शंस ए डाल देंगे, ठीक है। चलिए, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड to its half and angle is doubled, then the perimeter of the sector remains the same। ये कहता है कि किसी सेक्टर की रेडियस को हाफ कर दिया जाए और उसकी एंगल्स को डबल कर दिया जाए, तो फिर उसका पेरीमीटर होता है वो सेम रहेगा। तो पेरीमीटर्स क्या होता है, पहले इसको कैलकुलेट कर ले। पेरीमीटर होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2r, क्योंकि सेक्टर जो होता है वो ये टर्म्स होता है। तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 60, और ये 2r होंगे उसका एडिशंस, ठीक है। तो अब इसमें 2r को कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा पाई थीटा बाई 360, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। इसको रेडियस को हाफ कर दिया जाए, तो ये हाफ करेंगे रेडियस तो 1/2 यानी कि यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक है। और थीटा को डबल कर देंगे, पाई और थीटा डबल हो गया 2 थीटा बाई 360, ठीक है। तो 2 को इधर लाएंगे तो ये फिर से हो गया 2r पाई थीटा बाई 360। ये जैसा था वैसा का वैसा आ गया, मतलब ये ट्रू है, ये असर्शन क्या है, ट्रू है। अब रीजन को देखते हैं। रीजन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ टेंडिंग एंगल एट थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर पाई आर स्क्वायर पाई आर थीटा बाई 180। अब आपको लगेगा कि हमने तो कुछ और लिखा था, ये कुछ और, लेकिन ये भी ट्रू है। कैसे, तो चलिए, जो पाई आर थीटा है और बाई 180 है, इसमें 2 × 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो ये क्या मिल जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360, 182 जा 360, वहीं का वहीं आ गया। मतलब ये रीज़न भी क्या है, सही है। लेकिन अब उसका एक्सप्लेनेशन है, ये सही है कि नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि थीटा को डबल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और आर को हाफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, पाई आर थीटा और 360। अब आर को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2 इंटू 180 था, ये 180। ठीक है, और थीटा को डबल करेंगे तो ये 2 थीटा, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो यहाँ रीज़न भी सही है, एक्सर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशंस भी उसका सही है। इसलिए यहाँ भी ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अगर वो अलग अलग उसमें असर्शंस में दिया होगा तो आप टिक लगाएंगे, नहीं तो उसका क्वेश्चन नंबर लिखकर ये ए बी सी जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं उसको दे देंगे। ओके, तो गाइज आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और अगले वीडियोज़ में हम सेक्शंस बी से सेक्शन ई तक आने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी ये सैम्पल पेपर है ये कंप्लीट हो जाए और सैम्पल पेपर को आप समझ लें, क्योंकि यही पैटर्न्स आपके क्वेश्चंस पेपर का होने वाला है। तो इसको समझ लीजिए पूरी तरह से, और उसके बाद आपका कमेंट्स जिस चैप्टर्स के लिए आएगा उस चैप्टर्स के हम लोग डिटेल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सबको एक बार फिर निवेदन भी करना है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और देखिए, निवेदन इसलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो नीड है, वो तो सब्सक्राइब करे ही करे, अपने दोस्तों से भी करवाए और अपने कमेंट्स भेजें कि उनको किस चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स है, उसको हम एक्सरसाइज करवाकर कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन जिनके पास वीडियो जा रहा है वो जो 10th के नहीं हैं, अगर वो स्टूडेंट्स है तो 10th के नहीं होते हुए भी सब्सक्राइब करें, और वो अपना जिस भी क्लास के हों, 11, 12, 13, चाहे 9th, 10th, 8 किसी भी क्लास के हों, वो सब्सक्राइब कर ले और अपना उनका कोई प्रॉब्लम्स हो वो भी हमें कमेंट्स में लिखें। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। स्टूडेंट्स भी ऐसा करें, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो क्यों करें, तो वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और हमसे जो भी सीखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से जो भी फ़ायदे मिलने वाले वो मिल सके, उसमें आपका ये योगदान रहेगा। तो चलिए, आप सभी से जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ग्रुप में और लाइक कमेंट्स भी करें। थैंक यू, जय हिंद।